हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। प्रस्तुत है संचला कहानी का 7वां भाग। पूर्णिमा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च अप्रैल में होने वाली थी, इसलिए उसने गहन अध्ययन शुरू कर दिया। विवाह की गहमा गहमी में वैसे ही बहुत समय तक सुचारू ढंग से पढ़ाई नहीं हो सकी थी। त्योहार के कारण संचले की व्यस्तता और बिक्री बढ़ गई थी। दोनों अपने अपने काम में मनोयोग से लगे थे। पहले जिस कमरे में संजले का आवास था, उसी के आधे भाग को पूर्णिमा का स्टडी रूम बना दिया गया था और आधा भाग संजले का स्टोर रूम था। देर रात जब वह ठेहा से आता तो पूर्णिमा वहाँ बैठकर पढ़ती मिलती। माँ खाना बनाकर रख देती और अपने कमरे में आराम करने चली जाती। संजला फ्रेश होकर आता तो दोनों साथ साथ भोजन करते। भोजन के बाद पूर्णिमा कुछ देर और पढ़ना चाहती तो संजला वहीं बैठकर उसे निहारता रहता। उसके ऐसे देखते रहने से पढ़ाई में क्या खाक मन लगता। पूर्णिमा किताबें समेट कर उठती और दोनों बेडरूम में जाकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो जाते। गांव में माता पिता की उम्र हो जाने के कारण पहले जैसे हाथ पांव नहीं चल पाते थे, लिहाजा दोनों गृहस्थियां मिला दी गई थीं। अब एक ही चूल्हे पर पूरे परिवार का खाना बनता था। पेंशन की रकम यद्यपि पिता अपने हाथ में ही रखते थे, बड़े बेटे को घरेलू खर्च के लिए और बच्चों की फीस आदि के लिए पैसे देते थे, लेकिन उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अपना जो कमाएगा वो खाएगा वाला जुमला रह रह कर उछालते रहते थे, लेकिन कोई उसका नोटिस नहीं लेता था। इस तरह से समय बदल जाता है। अभी मैं पढ़ रहा था, दलाई लामा का कोई कुत्ता है जो जब खरीदा गया तो 1.25 या 1.5 लाख का खरीदा गया था और अभी उसकी नीलामी हुई है। 500 रुपये से शुरुआत हुई, उसको 1500 रुपये में खरीद लिया गया। तो कीमतें बदलती रहती हैं, वैल्यूज़ बदलते रहते हैं, रिश्तों के भी और लोगों के भी। माँ अलबत्ता बेटे बहू और पोते पोती के साथ सहजता से रहती थी। कलकत्ता रहने वाले गांव के प्रवासियों से संजले के बारे में सूचना मिलती रहती थी। उसके विवाह के विषय में भी सूचना मिली थी और नमक मिर्च लगाकर पूरे गांव में वायरल हो गई थी। बंगालन से विवाह को लेकर अनेक प्रकार की किंवदंतियां फैल चुकी थीं। संजले की उम्र के जो निठल्ले युवा गांव में माता पिता पर बोझ बने हुए थे, उन्हें संजले का उदाहरण देकर ताने दिए जाते थे। ऐसे में कलकत्ता से आया प्रवासी संजले द्वारा भेजा गया पैकेट लेकर उसके घर पहुंचता, उससे पहले ही यह खबर गांव में फैल गई कि संजले ने एक पैकेट भेजा है। पता नहीं क्या भेजा होगा कि जिज्ञासा लिए टोह लेने की फिक्र में लोग दुबले होने लगे। अपराह्न का समय था। घर की बैठक के बाहर धूप में खटिया डाले पिता लेटे हुए थे। पास ही माँ नीचे मचिया पर बैठी संजले के विषय में ही बतिया रही थी, जिसमें रुचि रखते हुए भी पिता अन्यमनस्कता प्रदर्शित कर रहे थे। बड़े भाई बाहर पशुओं को चारा पानी दे रहे थे। बच्चे अन्य बच्चों के साथ परती में खेल रहे थे। परती समझ में आता है? वो खेत जिसमें फसल नहीं बोई गई होती है। कलकत्ता से आया प्रवासी पैकेट लेकर पहुंचा तो जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा। बड़ा भाई प्रवासी के बैठने के लिए दूसरी खटिया निकाल लाया। प्रवासी ने पैकेट खटिया पर रखकर माँ और पिता के चरण स्पर्श किए और माँ से मुखर और पिता से मौन आशीर्वाद पाकर कहा कि संजले ने होली के लिए यह पैकेट भेजा है। कुशल क्षेम की औपचारिकता के बाद प्रवासी ने विदा ली तो पैकेट खोलने की उत्सुकता के बावजूद सभी पिता की तरफ देख रहे थे। खटिया से उठते हुए उन्होंने कहा कि धूप निस्तेज हो गई है, अब ठंड लगेगी, खटिया अंदर करो। वे धीरे धीरे चलते हुए बैठक में जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गए। घर के सदस्य आ गए और बाहर वाले संकेत समझकर अपने अपने घर चले गए। माँ की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पिता चश्मे के पीछे अपने आंसू छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। भैया निष्प्रिय भाव से खड़े थे। पोती और पोता जो क्रमशः 15 और 12 वर्ष के हो गए थे और जिन्हें अपने संजले चाचा की शक्ल तक याद नहीं थी, कुतूहल से कभी दादा को, कभी दादी को, तो कभी पैकेट को देख रहे थे। भाभी
बखरी, बखरी मतलब महिलाओं के आवास में पड़ोस की महिलाओं के साथ बतिया रही थी। वातावरण बोझिल हो गया था। पिता ने बड़े भाई को पैकेट खोलने को कहा। उन्होंने कैंची लाने को कहा तो पोती दौड़कर बकरी से कैंची ले आई। भीतर बैठी भाभी और अन्य महिलाएं चाहते हुए भी पिता की उपस्थिति में बैठके में नहीं आ सकती थीं, इसलिए दरवाजे पर पर्दे के पीछे से झांक रही थी। होली या अन्य त्योहारों पर बाहर से गांव आने वाले प्रवासी ऐसे पैकेट लाते ही रहते हैं, लेकिन संझले के भेजे पैकेट के प्रति सब में एक खास किस्म की उत्सुकता थी। पैकेट खोलकर करीने से रखी एक एक चीज़ निकाली गई। सबने देखा, लिफाफे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पैकेट जिस कपड़े को सिलकर बनाया गया था उसे एक तरफ सरकाया गया। पोती ने उसे चपोत कर रखने के लिए उठाया तो उसे लिफाफा दिख गया। उसे समझा चिट्ठी होगी, लेकिन जब उसमें से फोटो निकला तो उत्साह में उसके मुंह से निकल गया, चाचा चाची की फोटो। सबका ध्यान उधर चला गया। धोती कुर्ता साड़ी और केसीदास अपने रसगुल्ले के डिब्बे के साथ गौण हो गए। चाचा चाची की फोटो मुख्य हो गई। सब देखने को उतावले थे। छीना झपटी में फोटो कहीं फट न जाए, इसलिए पिता ने कहा, छीना झपटी मत करो, लाओ फोटो मुझे दो। फिर इत्मीनान से आंसू से धुंधले हुए चश्मे को साफ करने के बाद देखा तो ठगे से देखते रह गए। ऐसा गभरू जवान हो गया संजला, और कितनी सुंदर है उसकी दुल्हन। बार बार देखते लेकिन आंखें आघाती थी। पत्नी को पास बिठाकर दिखाया तो वे दोनों हाथ से फोटो की बलैया लेकर कनपटियों पर उंगलियों के पोर चटकाते हुए बोली, हे भगवान, किसी की नजर न लगे। फिर उनकी आंखों में गंगा जमुना उतर आई। उसके बाद बारी बारी से सबने फोटो देखी। पिता ने बड़े भाई को फरमान जारी किया कि फोटो फ्रेम करा दो, नहीं तो लोग ऐसे हाथ में लेकर देखेंगे तो धुंधली हो जाएगी। अगले दिन से गांव के लोग, खासकर महिलाएं, संजले द्वारा भेजे गए सामान से ज़्यादा उसकी और दुल्हन की फोटो देखने आती और संजले के भाग्य पर ईर्ष्या करके वापस जाती। संजले को परिवार ही नहीं, पूरे गांव की सराहना और स्वीकृति मिल गई। प्रवासी वापस कलकत्ता जाने लगा तो उसके साथ गुजिया, ठेकुआ, कचरी, खस्ता और दुल्हन के लिए साड़ी भेजी गई। भैया की बेटी ने, जो हाई स्कूल में पढ़ रही थी, एक चिट्ठी खाली हुए फोटो वाले लिफाफे में रखकर चुपके से साड़ी की तह में रख दी। सर का ये अंदाज मुझे पसंद आया, इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए चिट्ठी वाली बात, ताकि अगले भाग का आप करें इंतज़ार। धन्यवाद।